वुड लॉग्स को इवनली डिवाइड करने के लिए इस तरीके के लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसे आम भाषा में वेज कहते हैं, पर पॉलिटिक्स में कभी इसे रिलीजन, कभी कास्ट, कभी लैंग्वेज, कभी रेस कहते हैं। वेज पॉलिटिक्स इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। हम कितना भी ब्रैग कर लें अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री को लेकर, बट वी आर स्टिल प्रिमिटिव। हम हमेशा से डिवाइडेड थे। अगर हम ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लें तो उन दरारों को उन्होंने और ज्यादा चौड़ा किया है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है अपने फायदे के लिए, चाहे वो डिवीजन रिलीजन के आधार पर किया हो या कास्ट के आधार पर। आई नो इट्स गेटिंग बेटर, चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले थी, लेकिन ऐसा कहना कि उसका प्रभाव सोसाइटी में नहीं है, ये गलत होगा। इंडियन सोसाइटी लैक्स हार्मनी एट इट्स कोर, और बिना सोशल हार्मनी के देश आगे नहीं बढ़ सकता। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग एंड सैड टू सी कि एक बिल, एक रेगुलेशन, एक पॉलिसी इंडियन सोसाइटी को हजारों साल पीछे ले जाती है, और ऐसा लगता है कि कोई बदलाव कभी आया ही नहीं था। कब से चिल्ला रहे हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और आए दिन लोग उसी डाइवर्सिटी के चक्कर में लड़ते रहते हैं, और जो तुम्हें लड़वा रहे हैं वो गौ माता की बातें करते हैं पब्लिक में, और अपने पर्सनल लाइफ में काफ लेदर से बने हुए 60-70 हजार की बेल्टें पहन रहे हैं। अब इनका बेल्ट प्रॉब्लमैटिक क्यों है पहले बता दूं। अनुराग ठाकुर कौन है? अब ये बीजेपी के वो नेता हैं जो स्वदेशी देसी का जिम्मा उठाए हुए हैं। हर जगह जाके बोलते हैं हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए। स्वदेशी को बल देने के लिए हिंदुस्तान के लोगों का बना हुआ सामान पहने तो एक अपनी इकोनॉमी को बल मिलेगा। देश के गद्दारों वाले पायनियर में से एक है ये। इनका जो बेल्ट है वो स्वदेशी नहीं, विदेशी कंपनी का था, 80,000 रुपए का। सैलरी इनकी जबकि 1.5 लाख भी नहीं है। 80,000 का बेल्ट 1.5 लाख की सैलरी पे कैसे आ रहा है, ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। पर खैर, फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज रियलिटी ऑफ आवर नेशन, यू कांट डिनाई इट। और उसी से बचाने के लिए मल्टीपल लॉज एग्जिस्ट करते हैं हमारे सिस्टम में, जिसका पर्पस उसे खत्म करना नहीं है बल्कि उससे लोगों को बचाना है। लेकिन चेंजेस कैसे आने स्टार्ट होंगे? जब सोसाइटी में लोग एक्टिवली सोशल इंक्लूजन, सोशल हार्मनी की तरफ अग्रसर होंगे। मतलब आने वाली जनरेशन जितनी लिबरल हो सके उतना ही बेहतर आने वाला कल होगा। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला चोंचला है, ये वही होने लग गया तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए 2012 में ऐसे केसेस को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गाइडलाइंस इशू की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑन कैंपस। ये प्रॉपर लॉज नहीं थे, बस रेगुलेटरी डायरेक्शंस थे, गाइडलाइंस थी यूजीसी एक्ट के तहत, जिन्हें इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना था तो करें, नहीं करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो फॉलो करेंगे, और इसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि हम ज्यादा सेफ, ज्यादा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना सकें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बाय एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, एथनिसिटी, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स एटसेट्रा। पर इन गाइडलाइंस के साथ वही हुआ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ हुआ, बेचारे इग्नोर हो गए। डिस्क्रिमिनेशन फिर भी होता रहा, और उसी दौरान 2 मेजर केसेस हुए, रोहित वमूला और पायल ताड़वी का, जिसकी वजह से नेशन वाइड काफी हल्ला मचा था। इसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की मदर्स ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की, जिसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का 15 नवंबर 2025 को, और 2 महीने का समय दिया गया यूजीसी को नए एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को फ्रेम करने के लिए। एंड हेंस 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने अपने नए इक्विटी रेगुलेशंस को नोटिफाई किया, और इससे पहले के 2012 वाले इक्विटी गाइडलाइंस को रिप्लेस किया। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मल्टीपल रेट पिटीशंस फाइल किए गए 2026 के रेगुलेशंस को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सुना और 29 जनवरी 2026 को उस पर स्टे लगा दिया, जिस पर अगली सुनवाई होनी है 19 मार्च 2026 को। तो 2026 के रेगुलेशन में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लमेटिक सी चीजें हैं, उन्हें हटा कर नए रेगुलेशंस कुछ ही समय में वापस लाए जाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सरकार का कोई खास लेना देना है भी नहीं, और फिर भी लोग उनको पेल रहे हैं। तो फिर स्टार्टिंग में मैंने वेज पॉलिटिक्स की बात क्यों की? बिकॉज मैं प्रूव तो नहीं कर सकता कि कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, कौन सी नहीं, पर आपको पता है कि बहुत सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी इस मैटर को एस्केलेट करने के लिए। 2026 में जो इक्विटी रेगुलेशंस फॉर्मुलाइज किए गए हैं, वो अब लीगली बाइंडिंग रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स में आ चुके हैं, और अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस के केस में उन्हें यूजीसी स्कीम से बाहर किया जा सकता है, उनका रिकॉग्निशन विड्रॉ किया जा सकता है, और डिफरेंट टाइप के रेगुलेटरी सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं, जो कि उनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सो दे हैव टू फॉलो इट, जो कि कॉलेजेस के लिए कंप्लाई करना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए ये भी स्पेकुलेट किया जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसे काफी ज्यादा पुश मिल रहा हो इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि इन प्रोटेस्ट में एक नैरेटिव ये भी चल रहा था कि इन रेगुलेशंस में आप बदलाव मत लाओ, रेगुलेशंस ही वापस ले लो। और डिस्क्रिमिनेशन वाले पैरा में लिखा हुआ साफ साफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम 6 हैं। तो आपको अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे एक पैरा क्यों लिखने की जरूरत थी अलग से? और लिखा तो रिलीजन पे क्यों नहीं लिखा एक पैरा, रेस पे क्यों नहीं लिखा,
जेंडर पे क्यों नहीं लिखा? Now here's the controversial part. इस रेगुलेशन के क्लॉज 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सिर्फ SC, ST, OBCs के साथ ही हो सकता है, जो कि सटल तरीके से जनरल कैटेगरी को ऑप्रेसर बना देता है। और इस तरीके से डिस्क्राइब करके आप ये मानना ही नहीं चाहते कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के साथ भी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन को इस तरीके से डिफाइन करना उसके कोर कॉन्सेप्ट को ही अंडरमाइन कर देता है। लोग ये भूल क्यों जाते हैं कि हमें किसी कास्ट या कैटेगरी से नहीं लड़ना है, हमको लड़ना है उस कॉन्सेप्ट से, हमको लड़ना है उस आइडियोलॉजी से, जो कि है कास्टिज्म और उससे आने वाला डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए आपको बस एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए। लोग अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और हमेशा अथॉरिटी किसके पास रहेगी? जो मेजॉरिटी में रहेगा। और वो डिस्क्रिमिनेट किसके अगेंस्ट करेगा? जो माइनॉरिटी में रहेगा। तो माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है। अब 4 OBC वाले या SC, ST वाले अगर किसी जनरल को घेर लेंगे तो क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे? अगर करना चाहेंगे तो उसके साथ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी होल्ड्स द पावर भाई। अपर कास्ट शायद लड़की से, वो हमसे कर्टसी कॉल करने आए मेरे घर शाम को। तो उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को बताया कि जब हम लोग ने शादी की तो मेरे परिवार वालों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया उसी दिन नदी के पास जाके, और तब से कोई संबंध नहीं रखा मुझसे। ये आपका देश है, एक जाहिलों का देश है। जिस तरीके से आप जातिवाद और सांप्रदायिकता भरा, सो इस तरीके से प्री अज्यूम करना कि SC, ST, OBC ही विक्टिम हो सकते हैं एंड इनडायरेक्टली ये कहना कि जनरल कैटेगरी ही पोटेंशियल ऑप्रेसर हो सकती है, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू डिस्क्राइब दिस। इन सिंपल वर्ड्स, एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन। अभी वो किसके साथ हो रहा है, कौन कर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें उसे क्योर करना है। अगर आप किसी को इतना ज्यादा अनडिस्प्यूटेड पावर दोगे तो उसके मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे हमने 498 के साथ देखा है, IPC सेक्शन 376 या सेक्शन 295A के साथ देखा है। और वैसा ही कुछ हाल SC, ST एक्ट का भी है तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, लेकिन उसको भी मिसयूज किया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को लेकर काफी सिंसियरली एक्ट करो, एंड इन केस ऑफ मिसयूज और फॉल्स कंप्लेन उसको लेकर क्या पेनल्टीज होने वाली हैं और कितना ज्यादा आप उसको रोकथाम कर सकते हो, वो भी क्लियरली मेंशन किया जाना था, पर वो भी नहीं किया गया। इसके अलावा कहीं मेंशन नहीं किया गया कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगी, जो इक्विटी कमेटी होगी, जो इक्विटी ऑफिसर्स होंगे, ये जो इक्विटी स्क्वाड बनेगा, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी से लोग आएंगे। लोग अपॉइंट होंगे अपने डेजिग्नेशंस के बेसिस पे। पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का VC है। दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल आल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे। इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई, ये 5 हुए। 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। 1 व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से है, उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है। 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स हैं टेक्निकली, तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इन्वाइटीज हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि SC, ST, OBC, डिसेबल और विमेन, इनसे कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो, ये लिखा। इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो SC है और महिला भी है उसको रखा, एक मेंबर जो ST है बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है उसको रखा, एक OBC को रखा, 3 लोग हुए। 5 कौन है? GC हो सकते हैं, है ना? नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उस बात पे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ज्यादा हैं संख्या में, वो तो आ ही जाएंगे। प्रिज्यूम तो ऐसे करते हैं। इसके अलावा जो इससे जुड़ा हुआ दूसरा डर है कि कैंपस जो है वो पोलराइज हो जाएगा और लोग गुटों में बढ़ जाएंगे। सोशल सर्कल्स में कास्टिज्म एक प्राइमरी फैक्टर बन जाएगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, पर ये तो अभी भी हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने मेरी पूरी बड़ी दुखद बात है ये कि मैं यहाँ छात्र नेता हूँ, यहाँ छात्र हितों के लिए किसी भी काम के लिए कभी परस्यू किया किसी भी ऑफिस को तो पूरा नाम पूछा जाता है। तो आपने डाइवर्सिटी की बात की, आपने बोली जाति मैटर करती है, तो जाति यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हावी है। मेरा ग्रेजुएशन इज़ इन पॉलिटिकल साइंस, तो जैसे हम बैकग्राउंड पॉलिटिक्स या समथिंग जब भी आप पढ़ते हैं तो प्रोफेसर का पहला क्वेश्चन, अच्छा इस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे टॉन्ट के फॉर्म में कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके पास वो प्रिविलेज है समथिंग है। आपके नाम के साथ आपका सरनेम इज मोर कि आपका क्यूरियोसिटी है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर वो आपको उस सर्कल में ऐड करेंगे। अगर बिलीव नहीं करेंगे, कैंपस में ग्रुप्स हैं, एक कोई ब्राह्मण ग्रुप है, कोई यादव का ग्रुप है, कोई राजपूत का ग्रुप है, और वो उसके फ्रेंडशिप्स भी हैं। कास्ट आपकी डिफाइन कर देती है, आपकी पॉलिटिक्स, आप किस विंग से है आपको उनको पहले से पता होगा। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऑफिशियल ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, दूसरा अनऑफिशियली जैसे आप पटेल चेस्ट हो गया, इधर कहीं जातियों की भी ओरिएंटेशन होती है। इंडक्शन होता है फर्स्ट ईयर वालों का कि जाति वाला, हाँ बिल्कुल। जैसे फ्रेशर्स आया तो उनका ग्रुप है तो पहले जोड़ना, जैसे कि फ्रेशर्स में जब जुड़ते हैं लोग तो नाम पूछेंगे, अच्छा क्या नाम है,
नया आता है तो उसको नहीं आइडिया होता क्यों नाम पूछा जा रहा है, पूरा नाम बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो धीरे से उसका नाम लिख के फिर उसको रात को मैसेज आएगा कि अच्छा यू आर एडेड टू इस ग्रुप। उसके बाद फिर मैसेज आएगा कि भाई मीटिंग है। साइकोलॉजिकली सुपीरियरिटी एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। मुझे सुपीरियर क्यों महसूस करना, बिकॉज आई एम वल्नरेबल फ्रॉम इनसाइड ना। तो मेरे को रीअश्योरेंस चाहिए कि हाँ भाई मैं बेटर हूँ। जब कोई इनसिक्योर होता है, पावरलेस होता है, लेस देन अदर्स फील करता है अपने पर्सनल लाइफ में या सोशल एनवायरनमेंट में, तो वो डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन की तरफ जाता है और उसको बस रीजन चाहिए, नो मैटर कैसे, कि वो अपने आप को बेटर फील करा सके। और इस तरीके से दूसरों को नीचे दिखाकर लोगों को एक टेम्परेरी केमिकल रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज डोपामिन और सेरोटोनिन, जो कि उनकी ईगो को फीड करता है। जहां तक बात रही कास्टिज्म की, तो वो एक लर्न्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुप्रीमेसिज्म का एग्जांपल है। फेमस ब्लू आइज ब्राउन आइज वाला एक एक्सरसाइज है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे बच्चों को भी कंडीशन किया जा सकता है सुपीरियर फील करने के लिए, वो भी कुछ ही मिनटों में। Wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders in a space of 15 minutes. अगर किसी अथॉरिटेटिव फिगर ने किसी मीनिंगलेस डिस्टिंक्शन को वैलिडेट कर दिया तो। And I have blue eyes. I think maybe the blue-eyed people should be on top the first day. I mean, the blue-eyed people are the better people in this room. Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. This is a fact. The brown-eyed people do not get to use the drinking fountain. You'll have to use the paper cups. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars so that we can tell from a distance what color your eyes are. Ready, Laurie? Brown-eyed. She's a brown-eyed. जो कि प्रूव करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल इन्फेक्शन की तरह है। Down on the bottom, everything bad is happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliot was taking our best friends away from us. What happened at recess? Were two of you boys fighting? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. They always call us that. Yeah, Blue eyes. They keep calling us brown eyes. What's wrong with being called brown-eyed? It means that we're stupider. ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन का सीधा लेना देना सोशल एंजाइटी से भी है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है, सक्सेस है, रिसोर्सेज है टू गो अराउंड, देन आई एम गोना फील दैट योर गेन इज माई लॉस। आज के डेट में रिसोर्सेज का मतलब फूड नहीं बल्कि जॉब, सोशल स्टेटस या पॉलिटिकल पावर हो सकता है। हमारे समाज में जो प्राइवेट स्कूलिंग का सिस्टम है वो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि उसमें एक ही सोशल स्टेटा के लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो स्कूलिंग करके जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनमें से अधिकांश को बाकी धर्मों के बारे में, बाकी क्लासेस के बारे में, मतलब अमीरों को गरीब बच्चों के बारे में नहीं पता होता, गरीबों को अमीरों के बारे में नहीं पता होता। कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि पहली बार वो आमने सामने आते हैं और उनको एक बड़ा शौक सा लगता है कि समाज ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसे एक्चुअल प्रॉब्लम के जैसे देखा नहीं जाता, ना ही एक्टिवली कोशिश की जाती कि इसे क्योर किया जाए। बच्चों को बचपन से अवेयर कराओ ना सोशल साइंस के बारे में, अच्छे से उनको अवेयर कराओ अपने समाज की कुरीतियों के बारे में। जितनी तवज्जो आप मैथ और साइंस को देते हो उसकी वजह से अच्छे अच्छे प्रोफेशन में लोग चले जाते हैं, अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, बट क्या अच्छे इंसान वो बन पाते हैं? बेसिक ह्यूमैनिटी ही नहीं रहती उनके अंदर। एक नंबर के पढ़े लिखे गंवार लगते हैं कसम से उन लोग, और इसमें हमारी कोई खास गलती है नहीं। इन माय ओपिनियन आप बच्चों को उनका इतिहास पढ़ाओ, उनको समझाओ कि हाँ हमारे देश में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी और करती हैं, नॉट टू मेक एनीवन फील गिल्टी और less than other, but to make them aware and give them one more reason to love each other, respect each other, make more stronger bonds and relations with each other। और इसी तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे, इसी तरीके से हम अपने पास्ट को डिफाई करेंगे। इतिहास को मिटाना, छुपाना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि उसको संजो के रखना और दिखाना कि हाँ ये मेरा कल था और ये मेरा आज है। मैंने अपने घाव, अपने ट्रॉमास को ओवरकम किया है और आज मैं कहीं बेहतर हूँ कल से। आज भी अगर हम लड़ेंगे ना बदले की भावना से, ये सोच के कि अरे इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसका बदला ले लेता हूँ, थिंग्स वोंट चेंज। हम वही रह जाएंगे जहाँ थे। An eye for an eye will make the whole world blind. We better accept and forgive. तो रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट की यूजीसी रेगुलेशंस के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हुआ हल्ला बोल नाम का। मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गई, लेकिन उस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद कमेंट सेक्शन में और जहाँ पे भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट बॉक्स में एक अलग तरह का प्रोफेशनल ऑडिट चल रहा है, और वो ऑडिट मेरे जर्नलिज्म को लेकर नहीं बल्कि मेरी कास्ट को लेकर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। दिनेश शर्मा जी हैं कोई, जो कह रहे हैं मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ मानसिक दलित यादव खुद को महादलितों में लेने की मांग करने वाले हैं। ये देखिए एक और आपको कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। ये कोई कुशाण है, सुश्री मेधा यादव। अब यादव उन्होंने कोट एंड कोट इन्वर्टेड कॉमास में साफ दिखाई दे रहा है। सुश्री मेधा यादव, क्यों दिखावा कर रही हैं आप न्यूट्रल रहने का? न्यूट्रल भी इन्होंने कोट एंड कोट।
हमें पता है आप कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। आपका पक्ष और आपका विचार हमेशा से एंटी अगड़ा ही होगा। मेधा यादव, मतलब बार बार उन्होंने मेधा यादव लिखा है और यादव को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लॉक कर दिया है। कृपया ये निष्पक्ष होने का ढोंग ना करें। एक ये है द राघव्स, इनका हैंडल है। कह रहे हैं मेधा जी जब जनरल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तब तो ओखली में छुप के बैठ गई थी और अब फटाक से बाहर निकल के आई हैं सो कॉल्ड दलित प्रोटेस्टर्स की राय लेने। और इसी चीज को सोशियोलॉजी में द सीलिंग ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब आप सफलता की कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लीजिए, लेकिन आपकी योग्यता के आगे आपकी जाति का ठप्पा लगा दिया जाता है। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि कोई अपनी ड्यूटी वहां कर रहा है। आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि उस माइक को पकड़ने वाली लड़की, उसका नाम क्या है, जिसे आप पूरा नाम कहते हैं। और जब आप देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश के सबसे ऊंचे पॉलिटिकल और सबसे मजबूत पॉलिटिकल पद पर आसीन व्यक्ति है, आप उसको भी नहीं अपमानित करने से चूक रहे हैं। चलो भाई क्या मजा आ गया भाई, एकदम से रेगुलेशन देख के सबके सब अपना अपना कास्ट बताने लग गए। ओहो, गोल्डन डेज ऑफ कास्टिज्म। भाई एक सेकंड के लिए लगा कि आ गए भाई वो दिन आ गए जब साली उस दलित की गांड फटती थी पानी पीने से। मटके से पहले सिर फूटता था उसका, फिर कहाँ ये अम्बेडकर आ गया ना और पूरा वो सुपरमैसिज्म कैसी तैसी कर दिया हमारी। पर आज भी हैं हमारे कुछ कॉमरेड्स जिंदा। तो ये खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म हो, देश बट नहीं रहा है। अगर अंगुलियां सब बराबर हो गए तो किस काम की? कोई काम करेगा? बोलो, कुछ काम होगा उसका? नहीं होगा ना। तो जिसका सबका अपना अलग अलग वर्ग है, सबका अपना अलग अलग वर्ग है। किधर चलो, वहाँ चलो, ठीक है? क्यों हटाया? समझे ना? अब सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग जरूरत है। बुजुर्गों ने किस लिए बांटा था? इसीलिए ना। जो लोग नियम संयम परंपरा बनाए हैं वो बहुत बड़े ही विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे। सर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सर, उसमें बताया गया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सर आपने? हाँ पढ़ा है, महात्मा गांधी बताया ना, भेदभाव छोड़ो, छुआछूत छोड़ो। क्या वो बाकी लगाए थे क्या? वो तो खुद उस गंदगी में बचे हुए थे। महात्मा गांधी खुद उसी में लगे हुए थे। देखिए एक और चौपाई बता दूं आपको। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। लिखा है कहाँ पर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। हालांकि अब मॉडर्न डे आ गया है भाई, देखो ये सब चीजें ठीक नहीं लगती, तो मेरे पास समाधान है कास्टिज्म को खत्म करने का। जैसे कि पहला है कास्ट प्राइड। देखो भाई हमेशा अपने जाति पे अहम करो, गुरूर करो, अभिमान करो। यार तुम पैदा हुए हो यार उस कास्ट में, कुछ चीज जो नेचुरली गिफ्टेड है तुम्हें, उसको लेकर तुम्हें ऐसा प्राइड होना चाहिए। अब जिंदगी में घंटों भले कुछ मत उखाड़ो, पर ये तो रहे कि भाई हाँ हम इस कास्ट से। तुम्हारे माँ बाप ने उस रात कितनी मेहनत की थी तुम्हें इस कास्ट में पैदा करने के लिए। तो देखो यार, मतलब कास्ट प्राइड भूल गए मतलब तुम अपने रूट्स को भूल गए, और जो इंसान रूट्स को भूल गया वो इंसान तो फिर रूटलेस है। फिर है हम पर। और कास्ट प्राइड को शो करने के लिए जरूरी नहीं कि अपनी जाति का नाम खुद ही अपने मुंह से बोलो। गाड़ी के पीछे चिपका सकते हो, कहीं पहाड़ वहाड़ में गए तो जो वहाँ फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं वहाँ कहीं चिपका सकते हो। आपको जहाँ मौका मिले वहाँ चिपका दो भाई, पता तो चले कि कम से कम कौन से जाति से आते हो आप। इससे क्या समाज में एकता बढ़ती है कि आपके जैसे लोग ही आपसे और ज्यादा मिलेंगे और एको चैम्बर बनेगा। हम तो ऐसा ही हैं। बचपन में तो पढ़ा ही होगा, लाइक माइंडेड पीपल्स कम क्लोज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अपोजिट पीपल्स बैंग ईच अदर। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स के बायो में कास्ट मेंशन करना, प्राउड कास्टिज्म वाले रील्स को बनाना, कास्ट और जेनेटिक मटेरियल का कोरिलेशन बैठाना, मतलब सोशल एलिमेंट को बायोलॉजिकल एलिमेंट से जोड़ देना। डैम भाई दैट्स क्रिएटिविटी। आप इंडिया से बाहर जाके देखो, लोग ऐसे नहीं सोच पाते हैं। कुछ तो बात है भाई हम में, अपना ईगो अपनी जाति के साथ जोड़ना। उससे क्या है, हमारी जिंदगी का पर्पस दिखाई देता है कि हम एकदम टिमिड माइंडेड इंसान है, ज्यादा सोचना विचारना हमारा काम नहीं है। एंड फाइनली भाई, शादी वादी में ना बिल्कुल कास्ट देखना जरूरी है यार। आज की डेट में जहां पर लोग लव मैरिज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पक्षी एकदम, तो देखना कास्ट बहुत जरूरी है। आपका प्योर कास्टिस्ट ब्लड देखना कहीं मिक्स ना हो जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीन पूल को ज्यादा डाइवर्स होने ना दें, और जो भी रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या फिर हेरिडिटरी डिसीजेस हैं उन्हें उभरने का मौका दें। एकदम से ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हम अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री से बाहर ही आ गए। मतलब ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हम मॉडर्न है, थोड़ा तो प्रिमिटिव लगना पड़ेगा। देखो भाई, देखो अपने कास्ट बेस्ड सोशल गैदरिंग्स में बहुत जरूरी है कि आप अपने कास्ट के लोगों को बुलाएं और ज्यादा इंक्लूसिविटी को बढ़ावा ना दें। और सटल तरीके से मूवीज वगैरह में जैसे कास्ट को सपोर्ट किया जाता है। इतनी खुशी। देखो भाई, वैसे भी कास्ट का पर्पस सुपीरियरिटी फील करने के लिए ही था। तुम खुद ही देखो ना, कास्ट की स्टार्टिंग हुई थी ऑक्यूपेशन से लेने देने की। आज कोई अपने कास्ट के हिसाब से ऑक्यूपेशन कर ही नहीं रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है ना उसको बैलेंस करने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता यार, लोग कहते हैं लॉजिकल बनो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कह रहे हो मैं जो पढ़ाई लिखाई की है, मैंने जो दिन दुनिया समाज के बारे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप की है, उस सब को मैं रियल लाइफ में अप्लाई करूँ? क्या बात कर रहे हो?
ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आप कह रहे हो कि मैं अपने जो सोशल इन्फेक्शंस हैं, सुपरस्टिशन है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको चैलेंज करूं, अपने समाज में चलते आ रहे घटियापने को मैं चैलेंज करूं। भाई पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, घर परिवार समाज अपनी जगह है यार। देखो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम इंडियंस है कि नहीं है, हमारा कल्चर क्या है। नहीं, एट दिस पॉइंट तुम लोग कुछ भी बात कर रहे हो भाई। यू गाइस आर क्रेजी भाई, तुम लोग कुछ भी कह रहे हो, मैं तुम लोग को एंटरटेन नहीं कर रहा। हो गया, आप लोगों को अब जो कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, बाय। Hate to break it to you and I can't believe you're talking about this in 2026, but you're not bound to answer all the questions. अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे कास्ट के बारे में या तुम्हारे दोस्त के कास्ट के बारे में पूछता है, you're not supposed to answer, you're not bound to answer, you're not bound to settle someone's curiosity. I'm so sorry ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, क्योंकि वो पूछ सकते, क्योंकि इलीगल नहीं है। खैर इंडिया में बहुत सारी चीजें इलीगल है, जैसे हेलमेट पहनना चाहिए, स्पीड लिमिट मेंटेन करना चाहिए, टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रदरहुड मेंटेन करना चाहिए। इंडिया में जब हम लॉ नहीं फॉलो करते, मोरालिटी को तो छोड़ ही देना चाहिए। एज लॉन्ग एज कोई गवर्नमेंट जॉब वाला जो तुमको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, या फिर पुलिस या कोर्ट जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर नॉट बाउंड टू आंसर दीज क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ प्रिविलेज, आउट ऑफ स्टुपिडिटी। कभी कभी रहना पड़ता है बेवकूफों के साथ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू आंसर इट, यू आर नॉट बाउंड टू आंसर दिस। ये जो नन ऑफ योर बिजनेस वाले कोट्स बने हुए ना, ये इसी सिचुएशन के लिए बने गए। यूज देम एज ऑफन एज यू वांट।